नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। हम हाजिर हैं संसद के मॉनसून सत्र के 12वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ हम आपको दिखाएंगे कि आज दोनों सदनों में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा ने पारित किया वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, सरकार वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध। महंगाई के मुद्दे पर उच्च सदन में अल्पकालिक चर्चा। सरकार ने कहा कि कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और सप्लाई चेन की मुश्किलों के बावजूद भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। विपक्षी सदस्यों ने कहा, महंगाई आम आदमी को पहुंचा रही है नुकसान। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में कहा, मंकीपॉक्स की स्थिति पर निगरानी के लिए बनाई गई टास्क फोर्स, बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम, लोगों से न घबराने की अपील। और सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को आपस में जोड़ा जाना, पीएम दक्ष योजना का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, कृषि उत्पादन, खाद्यान्न संकट, राष्ट्रीय युवा नीति का प्रारूप और किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्री ने दिया। उसके बाद लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दों को सदस्यों ने सदन के सामने रखा। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को विचार पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा। चर्चा के बाद वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार वन्य जीवों के संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के जवाब के बाद वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया। विधेयक में 1972 के कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि जीवों एवं प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने एवं बेहतर देखरेख सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जा सके। हमने शेड्यूल को इस प्रकार से सुसंगत किया है कि उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध ना है। इसके साथ ही साथ जो साइट्स ने जो अपने उनका जो एनेक्सर है उसको भी हमने लगाया है। लेकिन अभी हमारे आसाम के साथी कह रहे थे कि अगर कोई साइट्स के साथ और भारत के विषयों के साथ अगर किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट होगा तो बिल में हमने प्रावधान किया है कि जो भारत के बनाए हुए जो एनेक्सर है वो उस पर प्रवेल करेंगे, क्योंकि हमारी संप्रभुता सबसे ऊपर है। अपने वन्य जीवों की और अपने बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना हम जानते हैं, इसलिए हमारी जो संप्रभु संपन्नता हमारे देश की है, सॉवरेंटी है, वो इस पर कायम रहेगी। हमारा देश पूरी तरीके से पर्यावरण और विकास दोनों विषयों के संतुलन के साथ चल रहा है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि पिछले दिनों इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें पहली बार दुनिया ने भी स्वीकार किया कि जंगल केवल टूरिज्म के लिए नहीं है, जंगल मनुष्य के मन की शांति के लिए भी है। जो बात भारत अपनी संस्कृति में कहता रहा है वो बात अब आज दुनिया भी स्वीकार करने लगी है। और इसलिए मुझे आपके सामने बताते हुए खुशी है कि हमारे देश में न केवल प्रोजेक्ट लॉयन, न प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में सफलतापूर्वक हमारे मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारा देश पूरी तरीके से वन्य जीवों के अपराध और उसके वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। पहले तो ड्रग के बाद आर्म्स के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बाद इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा क्रिमिनल इंडस्ट्री है। और इसमें ज़्यादातर मैरीटाइम रूट से, मतलब समुद्र की रास्ते से ये इलीगल ट्रेड होते हैं। आपके पास
क्या जरिया है ये इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, ये थोड़ा हमें बताइए। क्योंकि सारे हिंदुस्तान में जितने बड़े देश है हमारा, ये जो लेजिस्लेशन लाते हैं आप, मुझे शंका है कि ये हमारे लिए काफी होगा या नहीं, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड वाइडर डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। कई सब लोग वाइल्ड लाइफ के इस वक्त काम कर रहे हैं इस कन्फ्लिक्ट के जोन में, लेकिन उनका जो वेजेस है 1 साल से, रेगुलेशन 1 साल से पेंडिंग है। वो कैसे कमिट करेंगे? जो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन पर है, कंजर्वेशन पर है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का हिस्सा है, उनको उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। और जो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, उनको उनके जो वेतन है, उनका जो सैलरी है और रेगुलेशन वो डिफर की जा रही है। तो जनाब मेरा मुतालबा ये होगा, एक 43 पर नजर किया जाए, थैंक यू चेयरमैन, और उसके बाद ये कंसर्न्स वॉइस की। बंदर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। छोटा किसान, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि छोटा 4-5 बीघे का किसान गन्ना नहीं बो रहा है, बंदर उसको खा जाते हैं। जंगली सुअर बहुत ज़्यादा हैं और नीलगाय हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको भी मारने का ऑर्डर होना चाहिए या पकड़ने का ऑर्डर होना चाहिए। और जंगली और ये नीलगाय का नाम बदल के अगर आप जंगली घोड़ा कर दें तो और आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। को पार्क बना करके हमने उस जंगल की पूरी सुरक्षा करने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे जितने भी पार्क हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों या देश के किसी दूसरे राज्यों में हों, उनको भी कहीं ना कहीं इनको संरक्षण के लिए कुछ विशेष प्रावधान अगर इस एक्ट के माध्यम से हो सके, या एक्ट के बाद फिर नियमों को बनाते समय पर माननीय मंत्री जी अपने विभाग का ध्यान आकृष्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मदद इन वन्य जीवों की संरक्षण और सुरक्षा में हो सकती है। Every year they're entering habitation area, and once they get some alcohol, mohua which is kept by tribals, they go mad and destroy property, kill human. Similarly, in North Bengal, in Alipurduar Duars region, every year they invade the houses of tea garden laborers. They also drink mohua there and they kill people. So what is the minister's reply? How to protect human beings from wild animals? लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को आपस में जोड़ने, खाद्यान्न संकट सहित अन्य मुद्दों पर सवाल उठाए गए। Phase 3 of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was approved by the Cabinet in July 2019 to give priority to facilities like Gramin agricultural markets, which are retail agricultural markets in close proximity to the farm gate. So through you, Speaker Sir, can the Minister of Rural Development state the details of progress made to provide road connectivity to such Gramin agricultural markets? Phase 3 उन्हीं रोडों को लिया गया है जो बाजार को, स्कूल को, अस्पताल को, ऐसे रोडों को ही इस बार उच्चीकरण में लिया गया है। और यदि कहीं सांसद महोदय के क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या है तो हम प्रदेश सरकार से आग्रह करके जरूर उसको करें। The Ministry of Social Justice and Empowerment has launched the PM Daksh scheme to make skill development schemes accessible to the target groups of backward classes, SC and Safai Karmacharis. My question is whether the government has set any target to provide skill development to the target groups, backward classes, scheduled castes and Safai Karmacharis for self-employment. योजना के तहत हमारी 5 साल का कार्यक्रम तैयार है। 2020 से 21 से और 22 से लेके 2025 और 2026 तक 2,71,000 लोगों को प्रशिक्षित करने जाने के लिए हमारा व्यवस्था है। उसमें अनुमानित व्यय है 450 करोड़। जो लंपी स्किन डिजीज का हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ये पूरी डिजीज हो चुकी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आगे जो बीमारी हमारे जो एनिमल से जो ह्यूमन को आती है, उसको बचाने के लिए उनके सही तरह से वैक्सीन देने के लिए, और वर्तमान राजस्थान सरकार में जो लाइव स्टॉक बढ़ रही है उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? गुजरात और राजस्थान में बीमारी इस समय फैली हुई है और हमारी टीम आज राजस्थान में है। पिछले हफ्ते भी टीम गई थी, आज भी आई हुई है। भोपाल में हमारी एक लेबोरेटरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम इस समय राजस्थान में है। राजस्थान सरकार की तरफ से एस्केड में हम मदद करते हैं। 60% भारत सरकार देगी, 40% प्रदेश सरकार। अगर वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाती है तो गोट पॉक्स वैक्सीन इस का वैक्सीनेशन होगा इसमें, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल
आज तक नहीं आया है। In the reply has said the detail of the loan amount outstanding in respect of the मंत्री जी को KCC. समझाओ। So if consistently you समझाओ see the KCC total amount has consistently gone up. मंत्री जी को समझाओ। So is there a scheme where your government will be large-hearted and you will completely write this off? हर किसान का कर्जा आप KCC का माफ करेंगे, हाँ या ना? इसमें केसीसी को लेकर कन्फ्यूजन चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसलिए माननीय सदस्य ने जो बताया आउटस्टैंडिंग का और केसीसी का, उसके बारे में सारे सांसदों को और इस सदन के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि जो केसीसी था वो सिर्फ किसानों के लिए था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वही केसीसी स्कीम फिशरमैनों को और एनिमल हस्बेंड्री के लोगों को देने का प्रावधान किया है। मंगलवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक महत्व से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। जब से पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है उसके बाद जो रिटायर हुए हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उसको बहुत कम मात्रा में पेंशन मिल रही है, जिससे उनका गुजर बसर होना संभव नहीं हो रहा है और उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बहुत संक्षेप में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। April 27 September 2018, the Meghalaya Legislative Assembly adopted a resolution to petition the central government to include the Khashi and Garo language in the 8th schedule of the Constitution. We urge the Union government to take cognizance of the state's demand to include Garo and Khashi in the 8th schedule, sir. In the states of West Bengal, Maharashtra, Punjab, Madhya Pradesh, Kerala, Andhra Pradesh and Odisha, all IASs were declared as institutes of national importance in order to promote them as leading institutions in the country. However, no such institute is set up in Tamil Nadu. एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र सिंह, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरियाणा में, उनकी बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई माइनिंग माफिया द्वारा। मैं मेरी प्रदेश सरकार का आभारी हूं जिन्होंने उसको कॉम्पनसेशन दिया परिवार को और उसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यहाँ भारत सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ये ना तो इस तरह का पहला वाक़या है, ना आखिरी है, ना ये इकलौती हरियाणा की समस्या है। ये जहाँ भी माइनिंग है, चाहे वो रेत की हो, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो किसी भी मेटल्स और मिनरल्स की हो, जहाँ भी इलीगल माइनिंग है वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा खतरा पूरे देश में बन चुका है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने जो रेस्टोरेशन फ्लड कंट्रोल के लिए जो स्कीम्स यहाँ फॉरवर्ड किए हैं, इसको ध्यान दिया जाए। और असम में इस बार 195 प्लाट में बहुत 195 लोगों का मौत हुआ। एक्चुअली ये नेचुरल कैलेमिटीज में दिया जाना चाहिए था। पूर्वोत्तर राज्यों में 6 महीना बारिश में बहुत कठिनाई है, इसलिए इस कठिनाई को केंद्र सरकार ध्यान दिया जाए। और सदन दिन भर में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। बने रहिए हमारे साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 22 जुलाई को नाम वापस लेने के बाद एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा मैदान में रह गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल के सदस्यों के जरिए किया जाता है। निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और नाम निर्देशित यानी मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 6 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे खत्म होगा। मतदान संसद भवन के प्रथम तल पर स्थित कमरा संख्या 63 में होगा। मतदान की व्यवस्था लोकसभा महासचिव और उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के रिटर्निंग अधिकारी उत्पल कुमार सिंह की ओर से की जा रही है। मतदान के बाद वोटों की गिनती भी 6 अगस्त को ही होगी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सदन दिन भर और अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के गतिरोध की वजह से शुरू होने की कुछ ही देर के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस वजह से उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने हरियाणा से उच्च सदन के लिए निर्वाचित भाजपा के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा को सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत कुछ नोटिस मिले हैं जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इनमें उठाए गए मुद्दों पर सदस्य विभिन्न चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। Members, I have received some notices under 267. I have gone through it and I thought they are not to be admitted. They can be discussed in normal course. शिवसेना सदस्यों ने अपने सहयोगी संजय राउत को धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने का मुद्दा भी उठाना चाहा, लेकिन सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। कुछ विपक्षी सदस्यों ने शिवसेना सदस्यों का समर्थन किया, कुछ अन्य सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति नायडू ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे फिर से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत सीपीआईएम के सांसद इलामारम करीम ने की। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमारे कई समकक्ष समूहों और कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद स्थिति की तुलना में निश्चित रूप से बहुत बेहतर है। राज्यसभा में आज आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों पर अल्पकालिक चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत सीपीआईएम के सांसद इलामारम करीम ने की। Disclaim your registration of the patent or your copyright or your brand. You also become one of those brand but not registered. Blatant misuse happened. And this from 2019 has been worrying the GST Council. Every meeting this was discussed and there were amounts also looked at as to what this misuse is leading to. And in its wisdom, therefore, the council said, we'll have to work out some way in which the poor continue to get theirs without GST, but the brand and unbranded, which is happening, will have to be dealt with. And therefore, what we've done now is this continues for the poor. They're not being taxed. The exemption continues on rice, puffed rice, dahi, chawal, lassi, whatever. माननीय सदस्य प्रकाश जावड़ेकर जी कहते थे कि आप ऑयल बॉन्ड लाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आंकड़े देखिए, पेट्रोलियम एनालिसिस सेल के आंकड़े देख लीजिए। आपने 27 लाख करोड़ रुपए वसूल किए और बॉन्ड में कितने भरे हैं आपने? सिर्फ 98,000 करोड़ और 27 लाख करोड़ रुपया आपने टैक्स कलेक्ट किया। किस नाम से आप बॉन्ड की दुहाई दे रहे हो? भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो। सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। 4,000 रुपए घर का किराया दे रहा है, सर काटते जाइएगा 10 में। 1,200 रुपए सिलेंडर का हर महीना, एक महीना तो लगेगा ही। खाने पे 50 गुना 2 गुना 30, 3,000 रुपए। स्कूल की फीस, 2 बच्चे हैं, 2,000। आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है। सर ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए
और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। हम सब मिलके शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित के सोचने वाले लोग एकजुट हों और सरकार उसमें सहयोग करे। शोषित पर अन्याय नहीं हो, गरीब पर अन्याय नहीं हो, इसके बारे में सोचे समझे। और मैं अपने दिल से ये कहना चाहता हूं कि दाम बढ़ना चाहिए, महंगाई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति वृद्धा पेंशन 500 रुपए के लिए 8 घंटे लाइनों में खड़ा होता है, पूरा महीना चलाता है, अगर उसको 5% जीएसटी लगता है तो फर्क पड़ता है। आप कहते हैं कि नहीं, खुला जो गरीब है वो खुलेगा खाता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछती हूं कि क्या आप चाहते हैं जिंदगी भर वो गरीब ठेले में मक्खी लगता हुआ खाना ही खाता रहे? क्या उसका हक नहीं है कि वो पैकिंग खाने को खाए? कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार कर रही, राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। जैसे नंबर 1 80 करोड़ लोगों को अनाज देना, नंबर 2 सबको मुफ्त टीका लगवाना, नंबर 3 चाइना के सीमा के ऊपर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, वहां पे कॉस्ट कई गुना ज्यादा आती है सामान्य उससे। इसलिए अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप पूरी तरीके से एनालिसिस करना चाहें घर के अंदर भी, तो हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस समय कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी की परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बड़े लोगों पर टैक्स बढ़ा सकते, गरीबों से हटा सकते। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो जीएसटी जो बढ़ाई है कम से कम उसको विड्रॉ करने की जरूर घोषणा करें, कुछ तो मिले लोगों को। भारत मंकी पॉक्स संक्रमण मामलों के प्रसार पर कड़ी नजर रखे हुए है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने टास्क फोर्स भी गठित की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में कहा कि देश में अब तक इसके 8 मामलों का पता चला है। इनमें से 5 मरीजों ने हाल ही में विदेश यात्रा भी की है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय वैज्ञानिक जल्द ही मंकी पॉक्स संक्रमण को रोकने के लिए टीका विकसित कर लेंगे। मंकी पॉक्स के संदर्भ में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके, बातचीत करके पब्लिक को स्टेट कंट्री में अवेयरनेस किया जा रहा है ताकि एक डिसीज को आगे बढ़ते हुए हम रोक सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार चीन की 3 मोबाइल फोन कंपनियों द्वारा कथित कर चोरी मामलों की जांच कर रही है और उन्हें इस संबंध में नोटिस भी जारी किए गए हैं। वित्त मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 3 चीनी कंपनियां ओप्पो, वीवो इंडिया और Xiaomi को नोटिस जारी किए गए हैं। The DRI has raised or issued a notice to Oppo, the mobile company, for a total customs duty of 4,389 crores. And these are on the grounds of misdeclaration of certain goods, leading to a short payment in customs duty. That duty evasion we think is about 2,981 crores. और सदन दिन भर में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।